Using the tabular method, obtain the minimal expression for given function. Function is sum of minterms and don't care. Don't care are those minterms for which we are getting output either 0 or 1. Output is not decided in the case of don't care. Already in previous 3 lectures I explained tabular method concept. अगर हमें डोंट केयर कंडीशन दी हुई है तो टेबुलर मेथड से हम मिनिमाइजेशन किस तरह से करेंगे, इसको मैं इस लेक्चर में बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। इनिशियली हमें जो मिन टर्म्स दिए हैं हमें यहां पर लिखने हैं, जैसे 6 7 8 9 6 7 8 9 और जो डोंट केयर्स में मिन टर्म्स दिए हैं वो हमें यहां पर लिखने हैं। अब इन मिन टर्म्स को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 15 को बाइनरी में 4 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सिंपली 6 से लेके 15 मिन टर्म्स को हम 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 6 को बाइनरी में 0 1 1 0 लिखते हैं, 9 को बाइनरी में 8 + 1 9 1 0 0 1 लिखते हैं, 12 को बाइनरी में 1 1 0 0 लिखते हैं, 15 को बाइनरी में 1 1 1 लिखते हैं। अब टेबुलर मेथड में स्टेप 1 में हम ग्रुप्स की पार्टीशन करेंगे और ये ग्रुप की पार्टीशन डिपेंड करेगी कि हाउ मैनी टाइम लॉजिक 1 इज प्रेजेंट इन बाइनरी इक्विवेलेंट। यहां पर मैंने लिखा है ग्रुप 1। ग्रुप 1 में वो मिन टर्म आएंगे जिसमें लॉजिक 1 टाइम्स होगा, जैसे M8। यहां पर लॉजिक 1 टाइम्स है। इसी तरह से ग्रुप 2 में वो मिन टर्म्स आएंगे जिसमें लॉजिक 1 2 टाइम्स होगा, M6 M9 M10 M12। M6 मिन टर्म में लॉजिक 1 2 टाइम्स है, M9 मिन टर्म में लॉजिक 1 2 टाइम्स है। इसी तरह से M12 में लॉजिक 1 2 टाइम्स है। दिस इज ए कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से ग्रुप 3 में वो मिन टर्म्स आएंगे जिसमें लॉजिक 1 3 टाइम्स होगा, M7 में लॉजिक 1 3 टाइम्स है, M13 में लॉजिक 1 3 टाइम्स है, 1 2 3। इसी तरह से M14 में लॉजिक 1 3 टाइम्स है। एंड लास्ट पार्टीशन होगी ग्रुप 4, इसमें एक ही मिन टर्म आएगा M15। M15 मिन टर्म में लॉजिक 1 4 टाइम्स होगा, 1 2 3 4। स्टेप 2 में पेयर्स बनाने के लिए ग्रुप 1 के मिन टर्म्स का ग्रुप 2 के मिन टर्म्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, ग्रुप 2 के मिन टर्म्स का ग्रुप 3 के मिन टर्म्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, एंड सो ऑन। डेट इज n ग्रुप के मिन टर्म्स का हम n+1 ग्रुप के मिन टर्म्स के साथ कंपैरिजन करते हैं। पेयर बनाने के लिए ग्रुप 1 के मिन टर्म M8 का हम ग्रुप 2 के मिन टर्म M6 M9 M10 और M12 के साथ कंपैरिजन करेंगे। पेयर कब बनेगा? जब दो मिन टर्म में आपस में एक बिट का चेंज होता है। M8 और M6 क्या पेयर बनाएंगे? चेक करते हैं। 1 to 0 एक बिट का चेंज, 0 to 1 एक बिट का चेंज, टोटल 2 बिट का चेंज है, तो पेयर नहीं बनेगा। पेयर बनाने के लिए एक बिट का चेंज होना चाहिए। M8 और M9 आपस में पेयर बनाएंगे। 0 to 1 एक बिट का चेंज, 0 to 0 सेम, 0 to 0 सेम, 1 to 1 सेम। एक बिट का चेंज है 0 to 1, इसीलिए यहां पर लिखा है अंडरस्कोर, ये रिप्रेजेंट करेगा एक बिट का चेंज है। और जो कांस्टेंट है 1 to 1 कांस्टेंट 1 एज इट इज, 0 to 0 कांस्टेंट 0 एज इट इज, 0 to 0 कांस्टेंट 0 एज इट इज। और यहां पर लिखेंगे पेयर M8 और M9। सेम मिन टर्म M8 M10 के साथ भी पेयर बनाएगा। टोटल एक बिट का चेंज है, 1 to 1 सेम, 0 to 0 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज, 0 to 0 सेम। जो 0 to 1 एक बिट का चेंज है इसको अंडरस्कोर लिखा है, और ये 1 0 0 जो कांस्टेंट है इसको एज इट इज लिखा है। यहां पर ऑलरेडी मैं पेयर बना चुका हूं, M8 M12 के साथ पेयर बनाएगा। अब यहां पर जो पेयर बने हैं वो पेयर कैसे बने हैं? ग्रुप 1 के मिन टर्म्स का हमने ग्रुप 2 के मिन टर्म्स के साथ कंपैरिजन किया है। यहां पर लिखा है 1, ये 1 जस्ट ये बताएगा कि पेयर बनाने के लिए हमने ग्रुप 1 के मिन टर्म्स का ग्रुप 2 के मिन टर्म्स के साथ कंपैरिजन किया है।
अब हम पेयर बनाने के लिए ग्रुप 2 के मिन टर्म्स का ग्रुप 3 के मिन टर्म्स के साथ कंपैरिजन करेंगे। M6 M7 के साथ पेयर बनाएगा, टोटल 1 बिट का चेंज है। 0 to 1 1 बिट का चेंज, 011 कांस्टेंट है, 011 यहां पर लिखा है और जो चेंज है उसको अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह से M6 का हम M11 के साथ कंपैरिजन करेंगे, M13 के साथ करेंगे, M14 के साथ करेंगे, M9 का M7 के साथ करेंगे, M11 के साथ करेंगे, 13 के साथ करेंगे एंड 14 के साथ करेंगे। इसी तरह से M10 और M12 का ग्रुप 3 के मिन टर्म्स के साथ कंपैरिजन करेंगे। अगर 1 बिट का चेंज होगा तो पेयर बनेंगे। ऑलरेडी मैं ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन यहां पर लिख चुका हूं। यहां पर 2 लिखा है, ये 2 क्यों लिखा है? पेयर बनाने के लिए ग्रुप 2 के मिन टर्म का हमने ग्रुप 3 के मिन टर्म्स के साथ कंपैरिजन किया है। सेम अब यहां पर ग्रुप 3 के मिन टर्म्स का हम ग्रुप 4 के मिन टर्म्स के साथ कंपैरिजन करेंगे। M7 M15 के साथ पेयर बनाएगा, 1 बिट का चेंज है, 0 to 1 1 बिट का चेंज है। यहां पर मैंने लिखा है अंडरस्कोर, ये बताएगा चेंज है। 111 कांस्टेंट है, 111 कांस्टेंट है एज इट इज लिखा है। इसी तरह से M11 M15 के साथ भी पेयर बनाएगा, टोटल 1 बिट का चेंज है। 1 to 1 सेम, 0 to 1 1 बिट का चेंज, 1 to 1 सेम, 1 to 1 सेम। जो चेंज है वहां पर अंडरस्कोर लिखा है और जो कांस्टेंट है एज इट इज लिखा है। इसी तरह से M13 M15 के साथ पेयर बनाएगा एंड सो ऑन, M14 M15 के साथ भी पेयर बनाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अगर ये मिन टर्म पेयर बनाने के लिए यूज हुआ है तब हम टिक लगाते हैं, अगर यूज नहीं हुआ है तब हम क्रॉस लगाते हैं। जैसे M8 मिन टर्म पेयर बनाने के लिए यूज हुआ है, टिक लगाएंगे। M6 यूज हुआ है, टिक लगाएंगे। M9 यूज हुआ है, टिक लगाना है। M10 भी यूज हुआ है, टिक लगाएंगे। M12 भी यूज हुआ है, टिक लगाएंगे। M7 भी यूज हुआ है, टिक लगाएंगे। आप चेक कर सकते हो ये सारे के सारे मिन टर्म्स पेयर बनाने के लिए यूज हुए हैं, तो यहां पर टिक लगाना है। अगर कोई मिन टर्म पेयर बनाने के लिए यूज नहीं होता तब हमने क्रॉस लगाना था। स्टेप 3 में क्या होता है? हम ऑल पॉसिबल क्वाड्स के कॉम्बिनेशन लिखते हैं। क्वाड्स कब बनता है? जब पेयर्स में आपस में 1 बिट का चेंज होता है। अब स्टेप 3 को हम स्टेप 2 की हेल्प से बनाएंगे। क्वाड्स बनाने के लिए ग्रुप 1 के पेयर्स का हम ग्रुप 2 के पेयर के साथ कंपैरिजन करेंगे। ग्रुप 2 के पेयर्स का हम ग्रुप 3 के पेयर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे एंड सो ऑन। दैट इज n ग्रुप का हम n+1 ग्रुप के साथ कंपैरिजन करेंगे। और क्वाड कब बनेगा? 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो ये जो अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर की लोकेशन सेम होनी चाहिए, और सेकंड 2 पेयर के बीच में 1 बिट का चेंज होना चाहिए। अब कैसे करेंगे? क्लास ऑलरेडी मैं टेबल बना चुका हूं। ग्रुप 1 के पेयर्स का ग्रुप 2 के पेयर के साथ कंपैरिजन करेंगे। जैसे M8 और M9 इन सभी के साथ कंपैरिजन करेंगे। फिर M8 और M10 का सभी के साथ कंपैरिजन करेंगे एंड सो ऑन। जैसे क्वाड बनाने के लिए कंडीशन क्या है? इसकी लोकेशन सेम होनी चाहिए। इसकी लोकेशन सेकंड ग्रुप में सेम कहां कहां पर है? एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? 1 बिट का चेंज होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं क्या M8 M9 M6 और M7 के साथ क्वाड बनाएगा। एक तो दोनों की लोकेशन सेम है, सेकंड 1 बिट का चेंज होना चाहिए। 0 to 1 1 बिट का चेंज, 0 to 1 1 बिट का चेंज, टोटल 2 बिट का चेंज हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? M8 M9 M6 और M7 कभी भी क्वाड नहीं बनाएंगे। इसके लिए चेक कर लेते हैं। पहले तो इन दोनों की लोकेशन सेम है। 0 to 1 1 बिट का चेंज, 0 to 0 कांस्टेंट, 1 to 1 कांस्टेंट, 1 बिट का चेंज हो रहा है, तो ये आपस में क्वाड बनाएंगे। और यहां पर मैंने लिखा हुआ है M8 M9 M10 एंड M11 आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे?
पहले तो ये जो अंडरस्कोर की लोकेशन है एज इट इज, एक बिट का चेंज हो रहा है 0 to 1 अंडरस्कोर, और जो कांस्टेंट है 1 0 यहां पर है, 1 0 यहां पर है, इसको एज इट इज लिखना है। सेम दिस इज फर्स्ट क्वाड, सेम हम चेक करेंगे इसके लिए, इन दोनों की लोकेशन सेम है, एक बिट का चेंज होना चाहिए। 0 to 0 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज है, 1 to 1 सेम, एक बिट का चेंज है, तो ये भी क्वाड बनेगा। डेट इज M8 M9 M8 M9 M12 एंड M13 M12 M13, ये भी आपस में क्वाड बनाएंगे। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? पहले अंडरस्कोर, दोनों की लोकेशन सेम है तो यहां पर अंडरस्कोर लिखा, 0 to 0 कांस्टेंट, 0 to 1 एक बिट का चेंज है तो यहां पर अंडरस्कोर लिखा हुआ है, 1 to 1 कांस्टेंट तो यहां पर 1 लिखा है। सेम अब हम 8 और 10 पेयर का ग्रुप 2 के पेयर के साथ कंपैरिजन करेंगे। क्वाड बनाने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो जो अंडरस्कोर है इसकी लोकेशन सेम होनी चाहिए और सेकंड एक बिट का चेंज होना चाहिए। ग्रुप 2 में सेम अंडरस्कोर की लोकेशन कहां पर है? एक यहां पर है और सेकंड यहां पर है, और साथ में एक बिट का चेंज होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 1 to 1 सेम, 0 to 0 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज हो रहा है तो क्वाड बनेगा। M8 M10 M9 M11 810 M9 M11 लिखेंगे कैसे? 1 0 कांस्टेंट है, 1 0 एज इट इज लिखा, अंडरस्कोर की लोकेशन सेम है, यहां पर 0 to 1 एक बिट का चेंज है, यहां पर लिखा है अंडरस्कोर सेम। इसके लिए चेक कर लेते हैं, सेम है अंडरस्कोर की लोकेशन, 0 to 0 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज, 1 to 1 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज है तो ये भी क्वाड बनेगा। क्वाड किसके बीच में बनेगा? M8 M10 M12 M14, M8 M10 M12 M14, 1 कांस्टेंट है, 0 to 1 एक बिट का चेंज हुआ, अंडरस्कोर लिखा है, इन दोनों अंडरस्कोर की लोकेशन सेम है, आगे 0। इसी तरह से आप सारे के सारे कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। यहां पर मैंने लिखा है ग्रुप 1, ये क्यों लिखा है? क्वाड बनाने के लिए ग्रुप 1 के पेयर्स का हमने ग्रुप 2 के पेयर्स के साथ कंपैरिजन किया है, एंड सेम क्वाड बनाने के लिए हम ग्रुप 2 के पेयर्स का ग्रुप 3 के पेयर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे, और जो क्वाड्स बनेंगे ऑलरेडी मैं टेबल में लिख चुका हूं। अब यहां पर देखो, इस क्वाड में जो मिन टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं वो है 8 9 10 11, सेम यहां पर वो रिपीट हो रहे हैं 8 9 10 11, ये दोनों सेम है, और इन दोनों का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो भी सेम है। सेम आप यहां भी चेक कर सकते हो, 8 9 12 13, 8 9 12 13, ये भी दोनों रिपीट हो रहे हैं क्वाड्स, और इन दोनों का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो भी सेम है। यहां पर रेपिटेशन हो रही है 6 7 14 15, 6 7 14 15, इनको आपने सिंगल टाइम लेना है। इसी तरह से 9 11 13 15, 9 11 13 15, यहां भी रेपिटेशन हो रही है, 10 11 14 15, 10 11 14 15, यहां भी रेपिटेशन हो रही है, 12 13 14 15, 12 14 13 15, यहां भी रेपिटेशन हो रही है, इसको सिंगल टाइम लेना है। एक तो प्रोसेस होता है कि आप सारे के सारे क्वाड्स लिखो, जो रिपीट हो रहा है उसको सिंगल टाइम लिखो, और सेकंड प्रोसेस होता है अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप रेपिटेशन क्वाड्स को लिखो ही मत, आप उसको स्किप करो। जैसे यहां पर लिखा है M8 M9 M10 M11, ये क्वाड बन चुका है। अगर सेकंड टाइम क्वाड बनता है और सेम मिन टर्म इन्वॉल्व होते हैं M8 M10 M9 एंड M11, तब आपको इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। सेम अगर ये क्वाड बनता है और सेम क्वाड अगर दोबारा से बनता है और ये मिन टर्म ऑलरेडी यूज हो चुके हैं तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। इसी तरह से रेपिटेशन बचने के लिए एक अनदर शॉर्टकट टेक्निक भी होती है। जैसे ये क्वाड बना है, इसकी रेपिटेशन यहां पर हुई है,
अगर यहां पर रेपिटेशन में आप मिन टर्म का ऑर्डर देखते हो, ये लगातार इंक्रीज हो रहा है 8 9 10 11, और जो रेपिटेशन है, रेपिटेशन में लगातार इंक्रीज नहीं है, 8 10 आगे आ गया 9। इसी तरह से इसकी रेपिटेशन ये है, यहां पर लगातार मिन टर्म में इंक्रीज हो रहा है 8 9 12 13, और जो इसकी रेपिटेशन है इसमें लगातार इंक्रीज नहीं है 8 12 9 13। सेम आप यहां भी चेक कर सकते हो, यहां पर रेपिटेशन हुई है, इस क्वाड में लगातार मिन टर्म में इंक्रीज हो रहा है 6 7 14 15, यहां पर लगातार इंक्रीज नहीं है 6 14 7 15, यहां पर आप चेक कर सकते हो लगातार इंक्रीज है 9 11 13 15, यहां पर लगातार इंक्रीज नहीं है, यहां पर आप देख सकते हो लगातार इंक्रीज है 10 11 14 15, यहां पर लगातार इंक्रीज नहीं है 10 14 11 15, यहां पर भी लगातार इंक्रीज है, यहां पर लगातार। अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं, अगर आपका इस तरह से क्वाड बनता है 8 12 9 13, लगातार इंक्रीज नहीं हो रहा है, तब इसका मतलब क्या है, ये जो क्वाड में कॉम्बिनेशन है ये ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में ये रेपिटेशन होगी। टाइम सेविंग करने के लिए एंड रेपिटेशन रोकने के लिए हमेशा यहां पर जो क्वाड्स बन रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, जैसे M8 और M9। क्या ये दोनों पेयर आपस में क्वाड बनाएंगे? आपको इसको चेक नहीं करना है। रीजन क्या है? 8 9 6 7 लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, आपको कंडीशन नहीं देखनी है। अगर ये क्वाड बनाते भी हैं, क्वाड के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? अंडरस्कोर की लोकेशन से एक बिट का चेंज, तो जो क्वाड बनेगा वो एक्चुअल में रेपिटेशन होगा। इसी तरह से मैं क्या बोलूंगा, 8 9 6 14, इसके लिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। 8 9 9 11, इसके लिए भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में आप बोल सकते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 8 9 9 11, एक्चुअल में ये चारों के चारों मिन टर्म सेपरेट होने चाहिए, ये 9 नहीं होना चाहिए। सेम 8 9 9 13, इसके लिए भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। 8 9 10 11, इसके लिए आप चेक करोगे क्वाड बनेगा कि नहीं बनेगा। सेम अगर मैं इसको लेता हूं 8 10, यहां पर है 6 7, आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। 8 10 6 14, इसके लिए भी आप क्वाड चेक नहीं करोगे। 8 10 9 11, इसके लिए भी नहीं करोगे। 8 10 9 13, इसके लिए भी नहीं करोगे। 8 10 10 11, इसके लिए भी चेक नहीं करोगे, ये दोनों सेम है 10 10। 8 10 10 14, इसके लिए भी नहीं चेक करोगे। सेम 8 12 6 7, चेक नहीं करोगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। 8 12 9 11, यहां भी नहीं करोगे। 8 12 10 14, यहां भी नहीं करोगे। तो आप ये भी एक शॉर्टकट याद रख सकते हो। सेम पेयर कब बने थे? जब दो मिन टर्म में एक बिट का चेंज है। यहां पर जो पेयर बने हैं यहां पर लगातार इंक्रीज है 8 9 8 10 8 12 6 7 6 14। सेम अगर 8 और 6 क्या पेयर बनाएंगे? आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां पर इंक्रीज होना चाहिए। 6 8 से छोटा है, इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। इसी तरह से 8 को 9 से चेक करेंगे। इसी तरह से 12 और 7 क्या पेयर बनाएंगे? इसको आपको कंसीडर नहीं करना है, ये इंक्रीज होना चाहिए। 12 11, इसको भी कंसीडर नहीं करना है। 12 13, अब आपको कंडीशन चेक करनी है, एक बिट का चेंज है कि नहीं है, ये भी आप याद रख सकते हो। अब जो क्वाड हैं वो पेयर से बनते हैं। ये जो M8 और M9 पेयर है, क्या ये सेम क्वाड में यूज हुआ है? 8 9 यूज हुआ है, टिक लगाना है। 8 10 यूज हुआ है, टिक लगाना है। 8 12 पेयर सेम क्वाड में यूज हुआ है, 8 12, टिक लगाना है। इसी तरह से M6 और M7 यूज हुआ है, आप देख सकते हो M6 M7, M6 और M14, M6 एंड M14 यूज हुआ है, टिक लगाना है। ये सारे के सारे पेयर स्क्वाड में यूज हुए हैं, तो सभी के सामने टिक लगाना है। ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूं।
अब क्लास यहां पर तो मैंने सारे के सारे पॉसिबल क्वार्ट्स लिख लिए थे। अब पेपर में टाइम बचाने के लिए जो रेपिटेशन हो रही है उसको आपने नहीं लिखना है। सेम स्टेप 4 में हम ऑल पॉसिबल ऑक्टल के कॉम्बिनेशन देखेंगे। स्टेप 4 स्टेप 3 की हेल्प से बनता है। ऑक्टल कब बनेगा? जब दो क्वार्ट्स के बीच में एक बिट का चेंज होगा। ग्रुप 1 के क्वार्ट्स का हम ग्रुप 2 के क्वार्ट्स के साथ कंपैरिजन करेंगे। जैसे अगर मैं इस क्वार्ट्स को कंसीडर करता हूं, यहां पर रेपिटेशन हो रही है, सिंगल लेना है, तो इसका मैं कंपैरिजन करूंगा ग्रुप 2 के क्वार्ट्स के साथ। ऑक्टल बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है? पहले यहां सभी में अंडरस्कोर 2 है, इन दोनों अंडरस्कोर की लोकेशन सेम होनी चाहिए और साथ में एक बिट का चेंज होना चाहिए। यहां पर अंडरस्कोर की लोकेशन है CD। अब नीचे अंडरस्कोर की लोकेशन CD कहां पर है? यहां पर है। ये दोनों के सिंगल लेने हैं, यहां पर रेपिटेशन हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या है? एक बिट का चेंज होना चाहिए। आप चेक कर सकते हो, यहां पर है 1 0, यहां पर है 1 1। 1 तो सेम है और यहां पर 0 to 1 एक बिट का चेंज हो रहा है। आप देख सकते हो 0 to 1 एक बिट का चेंज हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? ऑक्टल बनेगा। ऑक्टल किन के बीच में बनेगा? M8 M9 M10 M11, 8 9 10 11, साथ में 12 13 14 15 इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ये आपको याद रखना है। यहां पर रेपिटेशन हो रही है, इसको नहीं लिख देना है। 12 14 13 15 इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। 12 13 14 15, 12 13 14 15। अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? चेंज किसमें हुआ है? 1 कांस्टेंट है, 0 to 1 एक बिट का चेंज हुआ है, इसको लिखेंगे अंडरस्कोर। और ये जो अंडरस्कोर दोनों की लोकेशन है वो है सेम। तो ऑलरेडी मैं यहां पर लिख चुका हूं 1, 3 यहां पर आएंगे अंडरस्कोर। दिस इज ABCD। इसी तरह से अगर आप रिमेनिंग को चेक करोगे तो इसमें कोई भी ऑक्टल और नहीं बनेगा, केवल एक ही ऑक्टल बनेगा। अब इसको मैंने थर्ड रिडक्शन क्यों बोला? दिस इज सेकंड रिडक्शन। यहां पर जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसमें केवल 2 ही वेरिएबल थे। आप कोई भी चेक कर सकते हो, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, एट ए टाइम 2 ही वेरिएबल प्रेजेंट हैं। सेम स्टेप 4 में यहां पर मैं थर्ड रिडक्शन क्यों बोला? यहां पर जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसमें केवल एक ही वेरिएबल है। जैसे यहां पर एक ही वेरिएबल है 1, जो चेंज हो रहा है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप 4 स्टेप 3 की हेल्प से बनाया है। अगर ये क्वार्ट्स ऑक्टल में यूज हुए हैं तो टिक लगाएंगे, अगर नहीं हुए हैं तो क्रॉस लगाएंगे। जैसे 8 9 10 11, 8 9 10 11 यूज हुआ है तो इसके सामने लगाएंगे टिक। सेम अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लेता हूं 8 9 12 13, 8 9 12 13 यूज हुआ है, टिक लगाएंगे। इस क्वार्ट को देखते हैं 8 12 10 14, 8 12 10 14 यूज हुआ है, टिक लगाना है। सेम इसको देखते हैं 6 7 14 15, क्लास 6 यूज ही नहीं हुआ है यहां पर। तो मैं क्या बोल सकता हूं? 6 7 14 15 क्वार्ट इस ऑक्टल में यूज नहीं हुआ है तो इसके सामने लगाएंगे क्रॉस। सेम 9 11 13 15 यूज हुआ है, 9 11 13 15 यूज हुआ है, इसके सामने लगाएंगे टिक। इसी तरह से ये भी यूज हुआ है, टिक लगाएंगे। 12 13 14 15 ये भी यूज हुआ है, इसको भी टिक लगाएंगे। आप चेक कर सकते हो 12 13 14 15, 12 13 14 15। यहां पर ऑक्टल के आगे हेक्स नहीं बनेगा। हेक्स क्या होगा? 16 का कॉम्बिनेशन। हेक्स बनाने के लिए 2 ऑक्टल के बीच में कंपैरिजन होगा, यहां पर सिंगल ही ऑक्टल बना है, सेकंड कंपैरिजन के लिए कुछ भी नहीं है, तो आगे हेक्स नहीं बनेगा। स्टेप यहां पर ही रोक देना है। अब हम प्राइम इंप्लीकेंट लिखेंगे। इसके लिए प्राइम इंप्लीकेंट कैसे लिखेंगे? 1 के लिए लिखेंगे A। अब क्वाड के केस में यहां पर क्रॉस लगा था, जहां पर क्रॉस लगा होता है वो भी प्राइम इंप्लीकेंट होता है। तो इस प्राइम इंप्लीकेंट के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? 1 1 को लिखेंगे BC। सेम अब यहां पर चेक करेंगे, यहां पर कहीं भी क्रॉस नहीं लगा है, तो केवल 2 ही प्राइम इंप्लीकेंट हैं। 1 इज BC, सेकंड 1 इज A।
अब आपको पता लग गया होगा, यहां पर सेकंड रिडक्शन थी तो आंसर में 2 वेरिएबल हैं, जब ऑक्टल बने तो आंसर में 1 वेरिएबल था, इसलिए इसको बोला गया थर्ड रिडक्शन। अब हम बनाते हैं प्राइम इंप्लीकेंट चार्ट। प्राइम इंप्लीकेंट चार्ट कैसे बनता है, यहां पर लिखते हैं प्राइम इंप्लीकेंट। दो हमने प्राइम इंप्लीकेंट कैलकुलेट किए, ए एंड बी सी। इस प्राइम इंप्लीकेंट के लिए जो मिन टर्म इन्वॉल्व थे आप देख सकते हो। ए के लिए जो मिन टर्म इन्वॉल्व थे 8, 9, 10, 11, इसी तरह से 15, और जो बीसी के लिए मिन टर्म इन्वॉल्व थे डेट इज 6, 7, 14, 15। ऑलरेडी मैं यहां पर लिख चुका हूं 6, 7, 14, 15। अब प्राइम इंप्लीकेंट चार्ट बनाएंगे। अब यहां पर है डोंट केयर, ये हमें क्वेश्चन दिया था। अब यहां पर कौन से मिन टर्म लिखने हैं, ये मिन टर्म लिखने हैं सम ऑफ मिन टर्म्स। ये वो मिन टर्म्स है जिसके लिए आउटपुट 1 मिलता है, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9। जो डोंट केयर के मिन टर्म्स हैं उनको कभी भी प्राइम इंप्लीकेंट चार्ट में नहीं लिखते हैं, और सिंपली यही डिफरेंस होता है अगर डोंट केयर मिन टर्म क्वेश्चन में पूछे गए हैं। डोंट केयर मिन टर्म को कभी भी प्राइम इंप्लीकेंट चार्ट में नहीं लिखा जाता है। अब ये है प्राइम इंप्लीकेंट। अब यहां पर हमने कौन से मिन टर्म लिखे हैं, 6, 7, 8, 9। अब ए के लिए 6, 7, 8, 9 में कौन से मिन टर्म इन्वॉल्व हुए हैं आप देख सकते हो, एक 8, सेकंड 9। 8 के सामने क्रॉस लगाना है, 9 के सामने क्रॉस लगाना है। बीसी प्राइम इंप्लीकेंट के लिए 6, 7, 8, 9 में कौन से मिन टर्म इन्वॉल्व हुए हैं, एक 6 और दूसरा 7, क्रॉस लगाना है। आपको बस ये याद रखना है अगर डोंट केयर मिन टर्म्स दिए हैं तो उनको कभी भी प्राइम इंप्लीकेंट चार्ट में नहीं लिखते हैं। पहले जो हमने प्रीवियस 3 लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें डोंट केयर मिन टर्म नहीं दिए हुए थे, इसमें डोंट केयर मिन टर्म दिए हैं, तो डोंट केयर मिन टर्म को कभी भी प्राइम इंप्लीकेंट चार्ट में नहीं लिखते हैं। Now we will calculate essential prime implicant। essential prime implicant कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस कॉलम में सिंगल क्रॉस होता है उसको हमने सर्कल लगाना होता है। जैसे 6 कॉलम में सिंगल क्रॉस है, सर्कल लगाना है, ये भी सिंगल क्रॉस है, सर्कल लगाना है, ये भी सिंगल क्रॉस है, सर्कल लगाना है, ये भी सिंगल क्रॉस है, सर्कल लगाना है। अब इन क्रॉस के सामने जो प्राइम इंप्लीकेंट है डेट इज एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। इसी तरह से इन क्रॉस के सामने जो प्राइम इंप्लीकेंट हैं डेट इज एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। टेबुलर मेथड की सिंप्लीफिकेशन में एंड के मैप की सिंप्लीफिकेशन में एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट हमेशा आंसर में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो दो एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट हैं, क्या ये सारे के सारे गिवन मिन टर्म्स को कवर कर रहे हैं, हमें केवल इन मिन टर्म्स को देखना है, डोंट केयर मिन टर्म्स को कंसीडर नहीं करना है। देयर आर 4 मिन टर्म्स 6, 7, 8, 9। ये जो 6 और 7 मिन टर्म है ये बीसी एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट द्वारा कवर किया जा रहा है। सेम 8, 9 ए एसेंशियल इंप्लीकेंट द्वारा कवर किया जा रहा है। तो जो आंसर होगा, आंसर में एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट होंगे, और ये जो दो एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट हैं दे आर कवरिंग ऑल गिवन मिन टर्म्स। तो in this question there are 2 prime implicant A and BC, and both these prime implicant are essential prime implicant. Same answer you will get if you do simplification with the help of K-map.